हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं भाई देख लो, स्टार्ट होने से पहले ही ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 6 जहाँ पे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानने वाले हैं। तो अब तक हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में जान लिया है और पंडिता रामाई भाई के बारे में जान लिया है और विवेकानंद के बारे में जान लिया है और गांधी जी के बारे में जान लिया है। आज हम किसके बारे में जानेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आवाज मेरा लो रहेगा भाई, कल से कुछ खाया पिया नहीं है यार, फास्ट है, तो समझ जाना कि बाहर से आवाज आए तो मैं आज रोक नहीं पाऊंगी, थोड़ा तेज आवाज नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, आज कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो पहला तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी जी? इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर वीडियो आएंगी क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 महीने है। और पीवाईक्यू वगैरह का भी वीडियो डालना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं? 4 सब्जेक्ट तो हो चुके होंगे। जो जो यूनिट रह रहा होगा वो कंप्लीट करा दूंगी उन 4 सब्जेक्ट्स में से। और बचे हुए कितने? 3 सब्जेक्ट और बचे हैं, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी 2 महीने के अंदर। टेंशन नहीं लेना है कि आए हाय इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, कैसे होगा कैसे होगा, ये टेंशन नहीं लेना है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और रिवीजन करना आपका काम है, रिवीजन करते हुए चलना। तो जो जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे उसको मैं छोड़ दूंगी। आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो फिर खुद से पढ़ लेना। ठीक है। ज्यादा ज्ञान वैसे मिल जाएगा, सीधे काम की बात पे चलते हैं। ठीक है। तो आज हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि भाई इनकी जिंदगी कैसी थी। जैसे अपनी जिंदगी होती है ना दुख भरी, तो इनकी जिंदगी कैसी थी उसके बारे में जानिए। फिर उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थॉट एंड आइडियाज जानिए। अब अपना मुद्दा ही ये है, क्यों पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। तो हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ने का क्या ही वो होगा। भाई इन्होंने कुछ किया होगा ना, इनके कुछ आइडियाज होंगे ऐसे जो सोसाइटी को इंस्पायर करे होंगे, या इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म वगैरह लेकर आए होंगे। तो इनकी थॉट्स एंड आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते। तो इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो थॉट्स एंड आइडिया के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस एंड सपोर्टिव पॉलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसको हटा सकते हो, लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में टपकेगा टपकेगा। अबे लाइफ के बारे में नहीं पूछेंगे तो कम से कम थॉट और आइडियोलॉजी पूछेंगे, तो इंट्रोडक्शन में तो ये लिख के आओगे ना। तो फर्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक्स को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, इन्होंने क्या पढ़ाई करी, इन्होंने से क्या कर डाला जो आज हम इनको अपनी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। यही हमारा मुद्दा होने वाला है अभी पढ़ने का। ठीक है। इनके लाइफ स्केच को पढ़ने का यही मुद्दा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के अंदर कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। एक बार फिर से बोलो, कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पता है ना कहाँ पे है? अबे इंडिया के अंदर। ठीक है। कहाँ पे? महार कास्ट के अंदर। अब ये महार कास्ट क्या होती है भाई? एक जाति होती है जिसको हम बोलते हैं महार कास्ट। ठीक है। इनको अनटचेबल कंसीडर किया जाता है। कास्ट सिस्टम के अंदर आपको पता होगा छुआछूत का वाला सिस्टम चलता था, जहां पे आप लोअर कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते थे कि आप इम्प्योर हो जाओगे। आप तो पूरा प्योर हो, अगर आप इनको टच कर लोगे तो फिर इम्प्योर हो जाओगे। ऐसा कास्ट सिस्टम के अंदर बिलीफ था, तो इनको इस कास्ट को अनटचेबल कंसीडर किया था जिनके अंदर इनके जन्म हुआ था। एज ए चाइल्ड बचपन में इन्होंने काफी कुछ फेस किया था, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ भेदभाव होता था। अबे भेदभाव किसने कर दिया? स्कूल टाइम में बहुत भेदभाव हुआ था। ये बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। हैं तो पढ़ते कैसे थे? क्लासरूम के बाहर। सोच सकते हो आपको क्लासरूम के बाहर मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन इनको तो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि क्लास के बाहर जाके पढ़ो। तुम सभी बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम क्या हो? महार कास्ट से बिलोंग करते हो। तो इनके कास्ट के नाम पे इनको क्या करा जाता था? डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इनको दूसरे बच्चों के साथ पानी नहीं पीने दिया जाता था। मतलब जैसे कोई स्कूल के अंदर वाटर कूलर होते हैं ना, जहां पे हम सब जाके पानी पीते हैं। ठीक है। कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब जाके पीते हैं। लेकिन इनको सभी के साथ ये पानी नहीं पी सकते। उस टाइम पे वाटर कूलर कहाँ हुआ करते होंगे? कुआं वगैरह हुआ करते हैं। तो कुएं पे भी ये जाके पानी नहीं पी सकते थे। बोलते थे कुआं इम्प्योर हो जाएगा, वो सारा पानी इम्प्योर हो जाएगा, ये लोगों का मानना था। तो इसलिए सारी चीजें देखते हुए इनको काफी भेदभाव फेस करना पड़ा। इतनी सारी डिफिकल्टी इनकी लाइफ में थी, फिर भी इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया और अपनी स्टडी कंप्लीट करी। कहाँ से?
बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, जहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। देन इसके बाद ये यूएसए चले गए और यूएसए से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और वहां पे इन्होंने अपनी मास्टर एंड पीएचडी कंप्लीट करी। फिर उसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल गए, वहां पे स्टडी करा इन्होंने इकोनॉमिक्स और अपनी कंप्लीट करी क्या, डीएससी। तो इतना सारा डिग्री होने के बाद, इतना सारा नॉलेज होने के बाद ये क्या करते हैं, अब्रॉड में इतना कुछ पढ़ाई करा जहाँ पे काफी बड़े बड़े आइडिया जैसे इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन सबसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, बाहर जाने के बाद ये फिर से आते हैं इंडिया के अंदर, इतना पढ़ाई करके क्या आ रहे हैं, इंडिया के अंदर लौट के आ रहे हैं। फिर उन्होंने महाराजा ऑफ बड़ौदा के अंडर काम करा। फिर इतनी क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन है, फिर भी इनके साथ सोसाइटी में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, ध्यान किधर है, इधर देखो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर, महार कास्ट के अंदर। और इनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। क्यों, क्योंकि इनको अनटचेबल बोला जाता था। फिर भी इन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी इन्होंने क्या करी, अपनी स्टडी कंप्लीट करी, बाहर गए, कहाँ पे गए, यूएसए के अंदर गए और वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। देन उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से आपने क्या कंप्लीट करा, डीएससी कंप्लीट करा। ठीक है, देन उसके बाद ये अब्रॉड से आते हैं, तो अब्रॉड से आ रहे हैं, बाहर पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो वहां के कुछ आइडिया इनको काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। जब ये इंडिया आते हैं तो किसके लिए काम करते हैं, महाराष्ट्र, सॉरी, महाराजा ऑफ बड़ौदा के अंडर काम करते हैं। ठीक है, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान है, लोग फिर भी भेदभाव कर रहे हैं, क्यों, जाति को लेकर। फिर बाद में क्या करते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, जहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और लोगों को सिखाते हैं किसके बारे में, राइट्स के बारे में, कि दलित्स की राइट की मांग करते हैं। और जो भी लोगों को दबाया जा रहा था सोसाइटी के अंदर, उनके अधिकार की बात करते हैं। अम्बेडकर जो है वो फाइट ली अगेंस्ट थी, मतलब वो फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, जो जाति प्रथा चली आ रही थी सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट अपनी बात अब उठाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था मोक नायक। ठीक है, कब स्टार्ट किया था, 1920 के अंदर। यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाते हैं कि देखो भाई, जो ये तुम्हारे भेदभाव हो रहा है ना साथ, ये नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है, कि तुम जाति के नाम पे लोगों की जो बेसिक राइट है उसको छीन रहे हो, कि पानी नहीं पीने दे रहे हो, क्यों, जाति के नाम पे। अबे यार, कहाँ का आइडियोलॉजी है ये तो। 1927 के अंदर फिर ये क्या करते हैं, चुआरदार टैंक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जहां पे डिमांड करते हैं किसके लिए, दलित के लिए इक्वल राइट, और लोगों को पब्लिक वाटर असेस कर सके, इसकी डिमांड करते हैं कि जो दलित लोग हैं उनको आप क्या करने दो, पब्लिक जो वाटर है, जैसे कुआं है, अब गांव का कुआं है, अबे उनको पानी पीने दो, वो पूरे गांव का है, वो किसी एक जाति का नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने टेम्पल एंट्री की भी मांग करी कि इनको अधिकार दिया जाना चाहिए मंदिर में पूजा करने का। भाई मंदिर तो सबका होता है, तो तुमने किसी जाति के लिए मंदिर क्यों बना के रखा है, इसमें सबको आने का अधिकार होना चाहिए। देन इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक हितकरणी सभा स्टार्ट करी, किसके लिए, दलित का हेल्प करने के लिए। ठीक है, बहिष्कृत हितकरणी सभा। ठीक है भाई। देन उसके बाद 1932 के अंदर इन ये क्या, इनका एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। किसको लेकर, सेपरेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। अब ये क्या होता है, सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई इसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं गांधी जी से कि सुनो बापू, क्या हो गया, मेरे को तो चाहिए दलित के लिए अलग से इलेक्शन। बोले क्या, बोले तुम, बोले कि देखो, इनके जो इलेक्शन में लीडर होगा, ठीक है, दलित लोगों का अलग से लीडर खड़ा होगा इलेक्शन में। ठीक है, और उसको वोट भी दलित ही करेंगे। है क्या, बोले, बोले कि देखो, इलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, अब जो दलित लोग है ना, उनका लीडर अलग से होगा। है, बोले हाँ, ये जाति के नाम पे तुम क्या कर रहे हो, अलग से लीडर बना रहे हो, किसके लिए, इन दलित लोगों के लिए। इसको वोट भी दलित लोग ही देंगे। ठीक है, कोई दूसरे जाति का इंसान इसको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लीडर ही इनके लिए बना हुआ है। बोले ये क्यों, बोले कि अगर आप सभी के लिए इलेक्शन खड़े कर दोगे, और कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, तो भाई कभी दलित लोग आगे नहीं आ पाएंगे, सोसाइटी उनको वोट ही नहीं देगी। यहाँ पे तुम पानी नहीं पीने दे रहे हो, उनको मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, तो तुम उनको कैसे वोट दे दोगे, है ना, कैसे तुम उनको लीडर बना दोगे। थोड़ा सोच समझ देख सकते हो आप सोसाइटी का। बोले इसलिए मेरे को क्या चाहिए, अलग से उनका इलेक्शन चाहिए, उनका सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, उनका लीडर भी सेपरेट होना चाहिए, उनका इलेक्शन भी अलग से होना चाहिए। लेकिन गांधी बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं। अब दोनों के बीच में ये डिसएग्रीमेंट छिड़ जाता है कि गांधी जी बोलते हैं भाई ऐसे तो तुम बिल्कुल एकदम बंटवारा कर दे रहे हो, आज इंसान इलेक्शन अलग से मांग रहा है, कल को वो अपना देश मांगेंगे।
है ना? तो जो महात्मा गांधी जी वो बोलते हैं कि ना ना नहीं, ये नहीं हो पाएगा अंबेडकर जी। अच्छा, फिर दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। अब इस पैक्ट के अंदर क्या रेजोल्यूशन लिया, मतलब क्या सॉल्यूशन होता है? यहाँ पे बोला जाता है कि महात्मा गांधी बोलते हैं, हाँ भाई देखो, मैंने भी कंडीशन देखी हुई है लोअर कास्ट के लोगों की, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो दलित लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व कर दूंगा इलेक्शन के अंदर, ठीक है? सेपरेट इलेक्शन नहीं करने दूंगा, जो तुम डिमांड कर रहे हो, तो वो क्या होगा, तुमको अलग से उनका वो चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ वो आए सोसाइटी के अंदर, उनका पार्टिसिपेशन हो, तो उसके लिए सीट रिजर्व कर देंगे कि हाँ भाई देखो, इस कास्ट के लोग, इतनी सीट इनके लिए रिजर्व होगी कि यहाँ पे इस कास्ट का इंसान ही इलेक्शन लड़ सकता है, तो हो गया। बट तुम अलग से इलेक्शन करा रहे हो, अलग से उन्हीं को वोट दिया जाएगा, कास्ट ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को कौन मान जाते हैं, अम्बेडकर भी मान जाते हैं कि हाँ मेरे को तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, उनका पार्टिसिपेशन चाहिए था, ये काम तो इसमें भी हो रहा है, तो इसमें हमारे जो बी आर अम्बेडकर है वो मान लेते हैं। 1936 के अंदर अब जो बी आर अम्बेडकर है वो एक पार्टी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जहां पे 17 से 15 सीटें जीतती है, ठीक है? कौन से इलेक्शन में, 1937 के इलेक्शन में। बाद में 1942 के अंदर ये क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने वाइसरॉय काउंसिल में 5 साल तक के लिए काम किया था, एज अ मेंबर ये वाइसरॉय की काउंसिल में काम किए थे, ठीक है? अंबेडकर को चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था, मतलब चेयरमैन बने थे किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है, उसके अंदर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ये पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, फिर उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया 1951 के अंदर, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं थे। इनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था किसके साथ, कास्ट सिस्टम के साथ, जो कि हिंदुइज्म में चलता है। फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं बुद्धिज्म में, कब, 1956 के अंदर, और किसके साथ, 1000 ऑफ फॉलोवर्स के साथ, ठीक है? ये तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, इनके साथ 1000 लोग भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1956 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को बेटर बनाता है, चेंज लेकर आता है, रिफॉर्म लेकर आता है, इसे लोग आज भी इनको याद करते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कहानी। अब इनकी थोड़ी राइटिंग की बात कर लेते हैं कि इन्होंने अभी तक क्या क्या लिखाई करी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी बुक लिखी है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर। अगर इनकी कुछ फेमस बुक्स की बात करें तो पहला है इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, जो कि इन्होंने 1936 के अंदर लिखी थी। क्यों लिखी थी, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए। थॉट ऑन पाकिस्तान, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडिया का विभाजन, जो पार्टीशन हुआ था, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया क्रिएट किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, बट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल। ये इन्होंने लिखी थी कब, 1945 के अंदर। यहाँ पे बताते हैं कि कांग्रेस ने और गांधी ने क्या करा है, किसके लिए, गांधी ने क्या करा है, अनटचेबल्स के लिए। वो वर द शूद्रास। शूद्रास कौन होते हैं, शूद्र पता है ना, वर्ण सिस्टम के अंदर समझते हो ना, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्या था वो यार, मुझे पे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर, इसको शूद्र बोलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है। देन उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इसके बारे में, ये काफी फेमस बुक है, किसको लेकर, बुद्धिज्म को लेकर। तो एक दो बुक का नाम याद रख लेना, सारी बुक्स रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ने पे पता चल रहा है। एक तो कास्ट सिस्टम को लेकर है, एक पार्टीशन को लेकर है, और एक गांधी और कांग्रेस को लेकर, शुद्रा को लेकर है, बुद्धा और धम्मा को लेकर है। अबे वैसी याद हो गई है, रटने की क्या जरूरत है। अब चलते हैं इनकी थॉट और आइडियोलॉजी के ऊपर। तो इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इनका क्या ऐसे आइडिया है जो इतना ज्यादा बढ़िया है, जो हमारी बुक में आटप के है। तो देखो इनकी आइडियोलॉजी, ये बिलीव करते हैं फ्रीडम के ऊपर, कि भाई आजाद रहो, इक्वालिटी के ऊपर, हाँ एकता के ऊपर, ठीक है, एकता नहीं, हाँ इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, जस्टिस के ऊपर, कि देखो सबको न्याय मिलना चाहिए, और वो भी सबके लिए, सब फ्री होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, और जस्टिस की बात करते हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं लिबरलिज्म को। अब लिबरलिज्म तो पता होगा ना, लिबर्टी को जो फोकस करते हैं, बोलते हैं ये लिबरलिज्म वाला हमको नहीं पसंद, क्योंकि इसके अंदर इनइक्वालिटी होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। ये एग्री करते हैं कुछ मार्क्स के आइडिया से, कुछ मतलब पूरी मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से ये क्या नहीं करते, एग्री नहीं करते। बोलते हैं मैं कुछ ही आइडिया से क्या करता हूँ, एग्री करता हूँ। जैसे फाइटिंग फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है, लेकिन जो मार्क्स बोलते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज आएगा, इक्वालिटी आएगा, वो किससे आएगा,
रिवॉल्यूशन से आएगा। तो रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। तो उस चीज को ये क्या करते हैं, उस चीज को ये अपोज करते हैं कि देखो वायलेंस की जरूरत नहीं है, अगर चेंज लेकर आना है सोसाइटी के अंदर वो शांति से भी आ सकते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर, अगर आपको इंश्योर करना है फेयरनेस, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। रीजन और राइट्स को लेकर इनका क्या कहना है, तो इनका थॉट ह्यूमन रीजन को लेकर बोलते हैं कि लॉजिक और साइंस सबसे ऊपर होना चाहिए और सोसाइटी को लॉजिक के हिसाब से गाइड करना चाहिए, ना कि किसी मिथ और रीजनल सुपरस्टिशन से, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप राइट को, कि भाई देखो एक पूरे ग्रुप को भी राइट होना चाहिए और एक इंडिविजुअल को भी राइट होना चाहिए। वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर एक राइट की बात करते हैं। ये डिफेंड करते हैं किसकी राइट्स को, मिनोरिटी की राइट्स को। स्पेशली किसकी बात करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन किसके लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, जिसको आज तक कोई एडवांटेज नहीं मिला है ग्रुप के अंदर, जो पीछे पिछड़ गए हैं, उनके लिए आप अलग से स्पेशल पॉलिसी बनाओ, उनको प्रोटेक्ट करो। तो उसके लिए कौन करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। धर्म को लेकर इनका क्या व्यू है, तो इन्होंने काफी बहुत सारे धर्म को स्टडी करा है, जैसे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, हिंदुइज्म को, बोलते हैं इसके अंदर कास्ट सिस्टम, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को बुद्धिज्म पे, जहां पे बिलीव करते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर फ्रीडम है, इक्वालिटी है और सोशल जस्टिस है। ये क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, बोलते हैं कि यहाँ पे तुम रीजन के ऊपर किसको मानते हो, अथॉरिटी को मानते हो, मतलब अथॉरिटी सबसे ऊपर है, वो सुपीरियर है, बेसिकली रीजन जाए भाड़ में, बोले कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। व्यू ऑन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को लेकर इनका क्या कहते हैं, बोलते कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, नहीं कोई नहीं, इक्वालिटी। बोले कास्ट भाई, ये जो जाति प्रथा है ये तो भेदभाव से भरी हुई है, ये इसके अंदर तो सिर्फ इनइक्वालिटी है। बोलते हैं जो कास्ट है ना, इसके अंदर सिर्फ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ऊपर वाली जो कास्ट है ना, वो अपने आप को सुपीरियर बना के बैठी हुई है, उन्हीं की आइडियोलॉजी चलते हैं। तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, मतलब दूसरे कास्ट के लोग एक साथ शादी कर सकते हैं, वो किसी भी जाति के हो, वो फर्क नहीं पड़ता। सभी को मिलकर खाना चाहिए, ये नहीं कि मेरी जाति का इंसान है तो ही मैं इसके साथ खाना खाऊंगा, दूसरी जाति का तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले ये अगर हम सब मिलकर खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो कास्ट बैरियर है ये ब्रेक किया जाएगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी तो ये कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। व्यू ऑन अनटचेबिलिटी, अब इनका छुआछूत को लेकर क्या कहना है, बोले अनटचेबिलिटी ये तो काफी अलग है कास्ट से, है, बोले हाँ ये इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, बोले हाँ दोनों ही इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, बोलते हैं अनटचेबिलिटी जहां पे तुम बोलते हो कि ये तो अलग है, ये तो सोसाइटी का ही पार्ट नहीं है, ये तो कास्ट का, मतलब ये वर्ण का ही पार्ट नहीं है, इन्होंने बोला है। बहुत ही बेकार कंडीशन की जाती है, तुम इनको पब्लिक प्लेस में नहीं जाने दे रहे हो, तुम इनको खाना नहीं खाने दे रहे हो, तुम इनको पानी नहीं दे रहे हो, अबे कितना बुरा अत्याचार करोगे, भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो, मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो। ये अनटचेबिलिटी के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि जो कि रेस के ऊपर बेस्ड है। ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू ही एक ऐसा वे है जहां पे आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हो। तो अनटचेबल को पढ़ लिख के अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना और अपने अधिकार के लिए डिमांड करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ ही लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ड्राफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये चाहते हैं लॉ क्या हो, फेयर हो, ना कि किसी आउटडेटेड कस्टम और प्रीजडिस अवधारणाएं के ऊपर बेस्ड हो। ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, किससे, धर्म से। वो किसी धर्म या कास्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस से क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कास्ट का, ठीक है, ना धर्म का, वो इन सबसे फ्री हो, ठीक है भाई। अब सोशल जस्टिस सपोर्टिव पॉलिसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये बोलते हैं स्ट्रक्चर सेफ गार्ड लो, किसके लिए, इस डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहिए, अलग से कुछ मेजर लेने चाहिए, किसके लिए, डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए, ठीक है, और अनटचेबल्स के लिए। ये बोलते हैं कि देखो भाई हमको गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देना चाहिए और लोगों को रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए अलग से वेलफेयर पॉलिसी लेकर आए। ये प्रोफेशनल मेजर कहीं ना कहीं एक वो नहीं है, बोले ये कोई वीनो वायलेंस ही है, मतलब इनके लिए हम कोई वो नहीं दिखा रहे, दया वया नहीं दिखा रहे, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ही ध्यान देना। तो इतना छोटू सा ही चैप्टर था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, कहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, कितना स्टडी करा है, देन इसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करा है, देन इसके बाद इन्होंने अपनी राइटिंग क्या क्या लिखी है, देन इसके बाद इनके थॉट्स पता होना चाहिए रीजन और राइट्स को लेकर, ह्यूमन
ह्यूमन को लेकर, ह्यूमन नेचर नहीं, राइट्स और रीजन को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लेकर। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।